विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का हस्ती हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दाधीच के साथ। हमारे क्या होता है, सरकार सबकी होती है भैया, ऐसे मत बोलिए आप। ये मेरे साथ नहीं होगा, साथ आप एक तरफ का नहीं, मेरी बात ऐसा नहीं। बीसलपुर भरा हुआ है तो मैं वही तो कह रही हूँ, बीसलपुर भरा हुआ है, फिर ये अधिकारी पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ है अजमेर की राजनीति की तेज तर्रार ओजस्वी वाणी की धनी और महिलाओं की आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद करने वाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण विधायक अनीता बधेल की। बधेल जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद है कि सरेराह के माध्यम से आपने मेरे को अजमेर की जनता से रूबरू होने का अवसर दिया है। मुझे आपने एनकाउंटर जैसे कार्यक्रम में बुलाया है और श्रोताओं से, दर्शकों से एक बार मिलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई सालों से राजनीति कर रही विधायक अनीता बधेल ने पार्षद का चुनाव जीतकर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और सन 2000 में सभापति बनने के बाद आप 4 बार विधायक रहते हुए वसुंधरा सरकार में एक बार मंत्री भी रही। एक बार फिर आप दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रबल दावेदार हैं। आपके 20 साल के कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से कार्य हुए जिन्हें जनता पीढ़ियों तक याद करेगी और उन्हीं के आधार पर एक बार फिर आप जनता के बीच जाकर वोट मांगने की तैयारी कर रही हैं? देखिए मनोज जी, पिछले 20 वर्षों का जो मेरा कार्यकाल रहा है उसमें 10 वर्ष बीजेपी की सरकार के रहे हैं और 10 वर्ष कांग्रेस की सरकार के रहे हैं। जो 10 वर्ष बीजेपी की सरकार के रहे हैं उनकी उपलब्धियां मैं गिनाऊं तो मुझे गिनाने के लिए बहुत समय चाहिए। देखिए, पहला उत्तर भारत का महिला इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय अजमेर दक्षिण में, जब 2003 से 8 के बीच में वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय खोला गया। अजमेर दक्षिण में उस समय अजमेर पूर्व हुआ करता था, 2008 में परिसीमांकन हुआ। उस समय मेडिकल कॉलेज अजमेर में बाईपास की सुविधा नहीं थी। आपको ध्यान हो तो हमारे यहाँ कैथ लैब नहीं थी, मशीनें नहीं हुआ करती थी। और उसी समय जब मैं यहाँ से विधायक थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उस समय पहली बार कैथ लैब की शुरुआत हुई। उस समय पहली बार अजमेर में बाईपास सर्जरी की शुरुआत हुई और मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं अजमेर में प्रारंभ होने लगी। यदि मैं शिक्षा और चिकित्सा के बाद में मैं पेयजल की बात करूं तो आपको याद होगा कि बीसलपुर का सेकंड फेज उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में माननीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। उस समय उन्होंने करोड़ों रुपया बीसलपुर के सेकंड फेज के लिए दिया। हमारे नसीराबाद पर जो 7 नंबर टैंक बना हुआ है, उस 7 नंबर टैंक पर एक अतिरिक्त स्टोरेज टैंक बनाया गया, करोड़ों रुपए की लागत उसमें लगी। उसके बाद में अजमेर में जो थडौली से लेकर के अजमेर तक की जो पाइपलाइन आती है, वो फर्स्ट फेज में जब डली थी, जब बीसलपुर का पानी स्टार्ट हुआ था, तब सीमेंट कंक्रीट की पाइपलाइन थी और आए दिन फूट जाया करती थी प्रेशर से। माननीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में ही वो सीमेंट कंक्रीट की पाइपलाइन को स्टील की पाइपलाइन में बदला गया। और आप जो क्रम से उच्च जलाशय देखते हैं, चाहे आप जयपुर रोड पर घुघरा घाटी में जो उच्च जलाशय बना हुआ है उसकी बात कर लो, चाहे आतेड़ की टंकी की बात करो, चाहे तोपदड़ा की टंकी की बात करो, चाहे हमारे जौंसगंज में इमली वाली टंकी की बात करो, चाहे बालूपुरा में विराटनगर की टंकी की बात करो, कल्याणीपुरा की टंकी की बात करो, ये सब जो उच्च जलाशय है उस समय वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जब सांवरलाल जी PhD मिनिस्टर थे, और उस समय मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अजमेर में पानी की इतनी गंभीर समस्या नहीं थी। ये कांग्रेस की सरकार द्वारा पानी की गंभीर समस्या वर्तमान में बनाई गई है। और आप देखिए, आज भी पानी की समस्या बनी हुई है, क्योंकि जो 3rd फेज अशोक गहलोत को प्रारंभ करना था, वो 3rd फेज बीसलपुर का अशोक गहलोत ने टाइम से प्रारंभ नहीं किया और उस कारण से जो नई कॉलोनियाँ बसी हैं, जो नया क्षेत्र डेवलप हुआ है, उसमें पानी की समस्या आज भी बरकरार है। पर मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे पुराने PhD मिनिस्टर
माननीय सांवरलाल जी जाट जी को और माननीय किरण महेश्वरी जी को याद करना चाहूँगी। दोनों ही आज स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन दोनों ने सैकड़ों टंकियां उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। आप मुझे बताइए 5 साल के कार्यकाल में, कांग्रेस का ये 5 साल का कार्यकाल है, क्या एक भी उच्च जलाशय इस कांग्रेस के सरकार में बनकर के तैयार हुआ है? पानी तो नहीं मिल रहा ना। मैंने यही कहा ना कि उस समय पानी की समस्या नहीं थी। वर्तमान में पानी की समस्या कांग्रेस द्वारा पैदा की गई है। कांग्रेस द्वारा इसलिए पैदा की गई है क्योंकि जो थर्ड फेज शुरू होना था 2021 के बाद में, जो थर्ड फेज शुरू होना था 2023 आ गया, वो काम 2 सालों में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने 1 फुटी कौड़ी इस थर्ड फेज के लिए नहीं दी। इस जनता की आवाज को इस जनता की आवाज को उठाने के लिए देखिए, विधानसभा में मैंने बहुत सारे मंचों से विधानसभा की हर प्रक्रिया, चाहे वो प्रश्न के माध्यम से हो, चाहे वो ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, चाहे वो स्थगन के माध्यम से हो, चाहे वो 295 के माध्यम से हो, चाहे वो बिल के माध्यम से हो, हर विषय पर मैंने पानी की समस्या के बारे में विधानसभा में सवाल उठाए हैं। और हाँ, मैंने बताया ना आपको कि पानी की उच्च जलाशय बना हुआ, वितरण की इतनी सैकड़ों पाइपलाइनें हमने स्टील की डाली, उसके बावजूद बीसलपुर में भी पानी है। ऐसा नहीं बीसलपुर भरा हुआ है, तो मैं वही तो कह रही हूँ, बीसलपुर भरा हुआ है, फिर ये अधिकारी पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं सप्लाई कर रहे हैं पानी, कहाँ पानी अटका गया है? तो ये तो मशीन, ये तो मैंने कहा ना, हाँ, तो हमने समय समय पर जनता की आवाज को न केवल उठाया है, बल्कि समय समय पर अधिकारियों से भी सवाल जवाब किए, समय समय पर अधिकारियों से सवाल जवाब करके उनको पाबंद किया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार होने की वजह से अधिकारियों को लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार है, विधायक हमारा कुछ नहीं बड़ा बिगाड़ सकते, हमें सस्पेंड नहीं करा सकते, हमारा ट्रांसफर नहीं करा सकते। तो ऐसी स्थिति में अधिकारी पूरी तरह से कान पर उनके जूं नहीं रेंग रही है। और यही कारण है कि बीसलपुर का पानी होते हुए भी, बीसलपुर में उच्च जलाशय की क्षमताएं होते हुए भी आज भी अजमेर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उसका कारण इससे, हाँ, इससे हाँ, बिल्कुल हाँ, मैं 24 घंटे में, मैं कहती हूँ ना, अजमेर दक्षिण की जनता को 24 घंटे में पानी मिलता था जब वसुंधरा जी की 2003 से 8 के बीच में सरकार थी। और इसी तरह से 2018 से 2013 से 18 के बीच में जब सरकार थी, तब भी पानी हमारी जनता को मिलता था, चाहे वो 48 आवर्स से ज़्यादा किसी जोन में पानी नहीं गया कि 48 आवर्स से ज़्यादा किसी जोन में पानी की सप्लाई नहीं हुई हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद पानी की पूरी तरह से व्यवस्था को बिगाड़ दिया इस कांग्रेस सरकार ने। और कांग्रेस सरकार की वजह से ही थर्ड फेज की स्वीकृति कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। मुझे बताइए ना, कांग्रेस सरकार ने जब 2021 में ही थर्ड फेज का काम शुरू हो जाना चाहिए था, तो 2018 से कांग्रेस की सरकार बनी है। 2018 चलो दिसंबर मान लें, लेकिन 2019 पूरा निकाल दिया, 2020 पूरा निकाल दिया, 2023 तक उन्होंने पूरे 5 साल निकाल दिए। जो थर्ड फेज 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था, 2021 में उसका जनता को लाभ मिल जाना चाहिए था, वो थर्ड फेज आपने 5 साल होने के बाद में अब आपने टोटका किया, चुनाव आ गए, इसलिए जनता कुछ बोल ना पाए, जनता आपसे सवाल नहीं कर पाए, इसलिए आपने ये टोटका किया जिसके काम अभी तक नहीं हुए। तो ये पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, और कांग्रेस की सरकार होने की वजह से जनता को ये परेशानी भुगतनी पड़ रही है। अपन सड़कों की बात कर लें, मैं बताती हूँ, एलिवेटेड रोड बना, इससे ये सही बना है क्या आपके लोग? आप ही के क्षेत्र के लोग सड़कों के लिए, मैं बता रही हूँ ना, एलिवेटेड रोड बना है। एलिवेटेड रोड तो इंजीनियर्स बनाते हैं। हमने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को नहीं कहा हो तो बताइए आप, हमने ज्ञापन नहीं दिया हो तो बताइए आप, हमने इस बात को लेकर के कोर्ट में परिवाद नहीं दिया हो तो बताइए आप, हमने समय समय पर जितने जिला कलेक्टर्स हैं उन सबको मैंने ये बात कही। और मैंने नहीं, हमारे संगठन ने, विधायक होने के नाते से हम दोनों विधायकों ने और हमारे संगठन के लोगों ने हमेशा स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर के प्रशासन को समय समय पर अवगत कराया है और उनको नोटिस दिया है कि आप इस काम को दुरुस्त करिए, ठीक करिए। परंतु इस प्रशासन पर कांग्रेस की जो सरकार की जो कुंडली थी
वो इस तरह से कांग्रेस की सरकार कुंडली मार के बैठी है कि जनता के पैसों को बर्बाद करने का काम इस कांग्रेस की सरकार में हुआ, और उसी वजह से आज अधिकारी बगले झांकने का काम कर रहे हैं। एनजीटी का जो नोटिस मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एनजीटी में जाने के बाद ही नोटिस मिला है, नहीं तो ये इस स्मार्ट सिटी में जो काम पहले से स्वीकृत किए गए थे वो काम क्यों नहीं कराए, उन कामों को क्यों बदल दिया गया? क्योंकि कांग्रेस के मंत्रियों का भ्रष्टाचार इसमें लिप्त था। कांग्रेस के मंत्री स्वयं भ्रष्ट हैं और उस भ्रष्टाचार के कारण से उनको वो काम बदलने पड़े, और कांग्रेस की जो मशीनरी है, जो प्रशासन है, उस प्रशासन ने पूरी तरह से इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार का साथ दिया, और उसके कारण से अजमेर की जनता को ये भुगतना पड़ा है। और अजमेर की जनता इस आने वाले चुनाव में उस बात का जवाब जरूर इस कांग्रेस से लेगी। गुलाबबाड़ी का भी अपना ओवरब्रिज का काम, पूरी सरकार 4 साल का 5 साल का कार्यकाल निकल गया, वो अभी भी ऐसे कैसे अटका मैं, पड़ा? हाँ, ये वही रही ना बात, ये कही ना आपने बात, ये कांग्रेस सरकार का 5 साल का कार्यकाल निकल गया ना, तो ये कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? बीजेपी की सरकार में बीजेपी की सरकार में ये काम प्रारंभ हुआ, बीजेपी की सरकार में ये काम स्वीकृत हुआ, और बीजेपी की सरकार 18 तक रही, द्रुत गति से ये काम चला। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, ऐसा क्या हुआ कि ये काम रुक गया? 5 सालों से रुका हुआ पड़ा है ये काम। क्यों कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुआ? ये सवाल का जवाब मैं बहुत अच्छे से आपको देना चाहती थी, और आपने अच्छा हुआ सवाल पूछ लिया। मैं जनता को भी बताना चाहती हूँ, ये जो गुलाबबाड़ी का ओवरब्रिज है, जैसे ही सरकार बदली, इस गुलाबबाड़ी के ओवरब्रिज की ड्राइंग और डिजाइन इस कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे जो अजमेर के कलेक्टर थे अंशदीप जी ने, उन्होंने बदल दी, इसकी ड्राइंग भी बदल दी, डिजाइन भी बदल दी, क्योंकि इस आरओबी का 50% शेयर केंद्र सरकार का है और 50% शेयर राज्य सरकार का है। जब इसकी ड्राइंग डिजाइन बनी थी तो केंद्र सरकार से अनुमति ली गई थी, केंद्र सरकार की सहमति थी, रेलवे डिपार्टमेंट की सहमति थी, और रेलवे डिपार्टमेंट ने इस आरओबी की लागत का 50% राज्य सरकार को दिया था। राज्य सरकार इसकी कार्यकारी एजेंसी है, केंद्र सरकार इसकी कार्यकारी एजेंसी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, इसकी ड्राइंग डिजाइन बदलने का काम किया, और ना केवल ड्राइंग डिजाइन बदलने का काम किया, बल्कि डिजाइन को बदल करके रेलवे बोर्ड को लिखा कि हमने डिजाइन बदल दी है। जब रेलवे को इस बात की जानकारी मिली कि राज्य सरकार अकेले कैसे डिजाइन बदल सकती है, जिस डिजाइन को रेलवे और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर के बनाया था, दोनों की सहमति के साइन उस पर हुए थे, उसको अकेली राज्य सरकार क्यों बदल सकती? जब इस बात की पड़ताल हुई तो पता पड़ा कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने कमीशन खाने के लिए, उस ठेकेदार से कमीशन खाने के लिए, उस ठेकेदार से पैसे खाने के लिए इस आरओबी की ड्राइंग डिजाइन बदल दी, और इसके अंदर से जो अंडरब्रिज निकलने वाला था उस अंडरब्रिज को कैंसिल कर दिया, ताकि ठेकेदार को वो कठिन कार्य ना करना पड़े, क्योंकि रेलवे ट्रैक के नीचे से वो अंडरब्रिज निकलना था, उस अंडरब्रिज को ही कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के कारण से जब रेलवे के पास अनुमति के लिए चिट्ठी पत्री गई, तो रेलवे ने कहा कि भाई हमने तो अंडरब्रिज के साथ में इसकी ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल की है, और उसी वजह से हमने 50% राशि की स्वीकृति आपको दी है। तो जब हम 50% राशि की स्वीकृति दी है और आपने डिजाइन बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसीज ने डिजाइन बनाया, उस समय आपने ये डिजाइन हमसे अप्रूव कराया था, तो आज ऐसा क्या हुआ कि आज आप इस डिजाइन को बदल रहे हैं? और ना तो जनप्रतिनिधियों को आपने नॉलेज में डाला है, ना स्थानीय जनता को आपने अपने इस बात से अवगत कराया है, और आप अचानक से एक कलेक्टर किस हैसियत से उसकी डिजाइन बदलने की चिट्ठी लिख सकता है? तो गुलाबबाड़ी का जो नाका टूटा, दुकानें टूटी, उस समय तो आप थे ना, आप विरोध करते ना उस चीज का, वो तो बेचारे सारे बेरोजगार हो गए। नहीं, किस बात का विरोध करते हैं? आज उनको न तो किस बात के? नहीं, दुकानों के विषय आप आरओबी की बात कर रहे हैं कि दुकानों की बात कर रहे हैं? मंदिर तक तोड़ा गया। मुझे बताइए, आप आरओबी की बात कर रहे हैं कि दुकानों की बात कर रहे हैं? साथ ही हो रहा है। नहीं, साथ नहीं होगा, साथ आप एक तरफ नहीं, मेरी बात ब्रिज भी पूरा नहीं होगा, मैं उस ब्रिज की आड़ में टूटी ना नहीं, तो मैं ये आप ब्रिज पूछ रहे हो ना, तो ब्रिज तो बीजेपी की सरकार में स्वीकृत हो गया था, 5 साल से कांग्रेस की सरकार में। मैंने बता रही हूँ ना आपको कि कांग्रेस के अधिकारी उस ठेकेदार से कमीशन खाने के चक्कर में इन्होंने अंडरब्रिज की डिजाइन बदल दी, और अंडरब्रिज की डिजाइन बदली, इस वजह से वो काम रुका।
अब वो काम रुका हुआ है। तो आपने प्रदर्शन किया उसके हाँ, लिए? प्रदर्शन किया ना, हमने 2 घंटे जाम किया था। हमने 2 घंटे 4 घंटे तक राजा साइकिल चौराहे को जाम करके हमने रोका था पूरी तरह से, और सारा मीडिया वहाँ मौजूद था, आपका सरेरा न्यूज चैनल भी वहाँ था, और अधिकारी वहाँ पर आए थे मौके पर। उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे। हम नहीं, जनता को फायदा मिला या नहीं मिला, पर हमने तो प्रदर्शन किया, जनता को साथ लेकर के प्रदर्शन किया। और उसके बाद में फायदा जो हुआ वो मैं बताती हूँ। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों ने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके हम जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया, और बुलाने के बाद में यह तय हुआ कि जो अंडरपास जो पहले स्टेट गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था, वो अंडरपास पुनः स्वीकृत होगा, और उसके साथ में ये काम पुनः प्रारंभ होगा। ये मीटिंग हुई, उसकी बाकायदा प्रोसीडिंग निकली है, और प्रोसीडिंग निकलने के बाद ये बात स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों को भी मालूम है और रेलवे के अधिकारियों को भी मालूम है। इसका नतीजा ये निकला है। तो हमने परिश्रम किया, गर्मी में 4 घंटे तक सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक सड़क पर बैठे रहे, राजा साइकिल चौराहे पर वहीं बैठे थे, आरओबी के नीचे ही बैठे थे, और यही मांग की थी कि आरओबी का काम शीघ्र किया जाए, यहाँ की सड़क बनाई जाए, साथ साथ में तेजाजी की देवली के आसपास की सड़कों को भी बनाया जाए। तो हम वहाँ बैठे हैं, हमने प्रदर्शन किया, तभी तो तेजाजी की देवली की सड़क बनी, और तभी तो आरओबी की बात को लेकर के मीटिंग हुई प्रशासन में। नहीं तो मीटिंग ही नहीं हो रही थी, प्रशासन तो मीटिंग करने को ही तैयार नहीं था। ये हमारे प्रदर्शन के कारण से ही संभव हो पाया। चलो, औद्योगिक क्षेत्र भी आप ही के उधर कोई इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह ही आते हैं, उद्योग को लेकर आपका विजन क्या है कि अजमेर में आपके क्षेत्र में किस तरह का? देखिए, मेरे क्षेत्र में उद्योग की इंडस्ट्रीज लगे, क्योंकि अजमेर शहर में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में माखूपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है। एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। उस माखूपुरा और एचएमटी में सुविधाएं विकसित हों और सुविधाएं बने, लोगों को रोज़गार मिले, उसके लिए मैंने समय समय पर आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ का नतीजा है कि पूरा माखूपुरा वाला इंडस्ट्रियल एरिया में सुविधाओं के नाम से सड़क, पानी, बिजली पहुंचाने का हमने काम किया। और इसी तरह से एचएमटी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बहुत छोटा इंडस्ट्रियल एरिया है, उस छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो बहुत वर्षों से ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, ज़मीन को इंडस्ट्री के नाम से रिजर्व रखा गया था, लेकिन कब्जे हो गए थे, अवैध कब्जे हो गए थे, भूमाफियाओं ने उस ज़मीन को बेच दिया था। उसको सुरक्षित करके हमने किसी तरह से सुरक्षित होने के बाद में उसकी ऑक्शन कराई, और लोगों को इंडस्ट्रीज़ के प्लॉट मिलने लगे। अब वहाँ इंडस्ट्री लग रही है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है। चूँकि ये शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा भूभाग खाली नहीं है, यहाँ आबादी बहुत घनी आबादी बसी हुई है, कोई जगह आसपास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अजमेर ज़िले में इंडस्ट्री लगे। अजमेर ज़िले में कैसे इंडस्ट्री आए, उस बात को लेकर के सरकार को भी और लोगों को भी मोटिवेट करने का काम किया कि लोग मोटिवेट हो स्व रोजगार के लिए, लोग मोटिवेट हो अपना स्वयं की इंडस्ट्री लगाने के लिए। और उस नाते से चाहे केंद्र सरकार की जो मुद्रा योजना है, चाहे स्वनिधि योजना है, उस मुद्रा योजना में भी हमने लोगों को बुला करके लोगों को लोन देने का काम किया। करोड़ रुपए तक के लोन हमने लोगों को दिलाए, और उस लोन के माध्यम से लोगों ने इंडस्ट्री लगाने का काम किया और काम करने का काम किया। छोटे छोटे जो बेरोजगार लोग हैं, उन छोटे छोटे बेरोजगार लोगों को भी स्वनिधि और मुद्रा योजना में, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के बंधु बांधव हो, उन सबको हमने मुद्रा योजना में स्वयं कैंप लगा करके, स्वयं उनको आमंत्रित करके उनके फॉर्म भराए, बैंकों में हम गए, बैंकों से उनके क्लियर कराए, और क्लियर कराने के बाद में उनको लोन की राशि मिली, और उससे उन्होंने काम धंधा शुरू किया। तो कैसे लोगों को स्वरोजगार मिल सकता है, कैसे प्रशिक्षण मिल सकता है, कैसे वो अपनी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं उस लोन के माध्यम से, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सरकार में भी केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों को दिलाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में ले लें अपन, शिक्षा के क्षेत्र में देखो, यहाँ 12th के बाद बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, उसको जयपुर, पुणे, बेंगलोर, इधर उधर, नोएडा, इधर उधर जाना पड़ता है। यहाँ कोई आईटी का वो नहीं है, यहाँ पे किसी तरह की नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कभी आपका विजन बना कि भाई अपन 4 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, मैंने कहा ना आपको कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2004 बार रहे ना हम विधायक, तो पहली बार, हाँ, तो 2003 से 8 के बीच में जब पहली बार विधायक बने थे, तब उस पहली बार में ही
अजमेर में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था। उस पहली बार में ही बड़लिया में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। अजमेर में तो इंजीनियरिंग कॉलेज था ही नहीं, इंजीनियरिंग लाने वाला ही कोई नहीं था। ये तो वसुंधरा जी के को धन्यवाद दें कि पहली बार सरकार बनी और अजमेर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज महिला नहीं आई नहीं गया था, लाया गया था ना। वो कैसे आई जाएगा, वो तो लाया गया था। एक उपलब्धि है, आप भी उसको मैं विधायक तो हम दोनों ही थे ना, और मेरी विधानसभा में बना है, मेरी विधानसभा में बना है। और महिला 18 साल पहले नहीं 18 साल नहीं, आपने कहा 20 बार, तो मैं तो 10 साल की बात करूंगी ना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन 10 सालों में हम इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर के आए। हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज में पहले बहुत कम सीटें थी, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज में नहीं थी। वो मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी लाने का काम हमने उस समय किया। अजमेर की पॉलिटेक्निक और आईटीआई में, पहले पॉलिटेक्निक और आईटीआई में बहुत कम सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, उन कम सब्जेक्ट्स को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जेल में आईटीआई खोली गई ताकि जेल के बंदियों को भी आईटीआई के माध्यम से उनको भी प्रशिक्षण देने का काम किया जा सके। तो एजुकेशन के क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में पहली बार देखिए 2003 से 8 के बीच में और 13 से 18 के बीच में हमारे यहाँ बीएड की बहुत कम और सीमित सीटें हुआ करती थी बीएड करने वाले बच्चों की। लेकिन पहली बार वसुंधरा जी ने पॉलिटेक्निक के लिए ज़मीन आवंटन करी कि भाई हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने वालों को फ्री में ज़मीन देंगे। ये स्कीम वसुंधरा जी लेकर के आए और इसलिए अजमेर में बहुत सारे निजी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज क्यों है। ये जो आपका आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये वसुंधरा जी की उन नीतियों के तहत ही खोला गया। पहली बार जितने बीएड कॉलेज खुले प्राइवेट सेक्टर में, वो बीएड कॉलेज भी वसुंधरा जी की नीति के कारण से हुए, क्योंकि उन कॉलेजों को भी निःशुल्क जमीन देने का काम माननीय वसुंधरा जी के शासनकाल में हुआ। निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय आने चाहिए, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार होना चाहिए, प्राइवेट विश्वविद्यालय आने चाहिए। वो नीति लेकर के उस समय वसुंधरा जी आए और उस नीति के तहत आज अजमेर में जो निजी विश्वविद्यालय है, वो निजी विश्वविद्यालय लाने का काम भी वसुंधरा जी की नीति के कारण से, हमारी सरकार के कारण से, हमारी नीतियों के कारण से ही संभव हो पाया। आप संतुष्ट हो ना? नहीं, मैं तो बता रही हूँ ना, मैंने ये सब चीजें आपको बताई है, शायद जनता को भी नहीं मालूम थी, आपको भी नहीं मालूम थी, तो मैंने आपको बताया उस समय के सर्कुलर, ये उस समय से परंपरा डली है। और देखिए, संतुष्टि तो कभी व्यक्ति को अपने परिवार से भी नहीं होती है, अपनी समृद्धि से भी नहीं होती है। यदि व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा तो वो आगे उन्नति नहीं कर पाएगा। महत्वाकांक्षी होना हर व्यक्ति को चाहिए। वो यदि वो संतुष्ट हो जाएगा तो आगे मेहनत ही नहीं कर पाएगा कि मुझे और लाना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँ कि हमने कोशिश करके मैक्सिमम करने का काम किया है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के इन 10 सालों के कार्यकाल में मुझे बता दीजिए कि एक काम कांग्रेस ने कोई करा हो तो बता दीजिए। अजमेर के लिए कोई काम कांग्रेस ने किया हो तो बता दीजिए। एक काम कांग्रेस ने अजमेर के लिए 20 साल से आप ही हो, आप ही विधायक हो, दोनों भाजपा के हैं, तो 6 विधायक रहे हैं, तो कांग्रेस तो ये कह देगी ना भाई हमारे तो नहीं, क्यों कह देगी? क्यों? हमारे क्या होता है? सरकार सबकी होती है भैया, ऐसे मत बोलिए आप। ये मीडिया में हम बोल रहे हैं सरकार सबकी होती है और सबकी सरकार है। ये सरकार बनने के बाद कांग्रेस बीजेपी नहीं होता है। आपने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाई, आपने सरकार की जिम्मेदारी निभाई, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको समान रूप से, समान भाव रखते हुए सबका समान विकास करे। इसमें जनता का दोष थोड़ी है कि जनता को सबको जमीन दी, बोर्ड बनाए, सबको नहीं, बोर्ड नहीं, मैं बता रही हूँ कौन से वर्ष में जमीन मिली? 2023 में, 2023 के सितंबर में जमीन मिली है। सितंबर में जमीन मिली है ना। मुझे बताइए, उस जमीन पर का पट्टा दे दिया क्या? उस जमीन की लीज हो गई क्या? है ना, सिर्फ आपने ऑर्डर निकाल दिया कि जमीन दे दी है। तो जमीन देने से नहीं होता है जब तक कि उसका पट्टा आपको नहीं मिल जाए, जब तक कि उसकी लीज आपके नाम नहीं हो जाए। ये वो समाज भी बहुत अच्छे से समझते हैं और वो कांग्रेस भी बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि कांग्रेस का ही पहला कार्य, मैं बता रही हूँ, ये राशन किट बांटे, मोबाइल बांटे, हाँ, राशन किट बांटे है ना। तो राशन किट ये कोविड के समय में, मैं कह रही हूँ, कोविड के समय में क्यों नहीं बांटे कांग्रेस ने? क्यों नहीं बांटे कोविड के समय में? कोविड के समय में जब रोजगार धंधा बंद हो गया था, जब लोग घरों में बैठे थे, तब ये किट बांटती तो शायद लोगों के काम आता। पर अब क्यों बांट रहे हो आप?
चुनाव से 1 महीने पहले आप किट बांट रहे हो, तो जनता तो सब समझती है चुनाव से 1 महीने पहले किट बांटने का मतलब है कि आप चुनाव में लोगों का वोट चाहते हो, इसलिए आपने बांटे हैं। ये 5 साल से क्यों नहीं बांटे? और मैं तो 5 साल की भी बात नहीं कर रही हूँ। जनता ने बहुत पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई थी कि आप कोविड के समय के 3 महीने के बिल माफ कर दो। याद दिलाती हूँ मैं आपको, आप है ना मांग कर रही थी ना, खूब मांग करी थी कि बिजली के बिल माफ कर दो 3 महीने के, 4 महीने के। क्या अशोक गहलोत ने माफ करे थे? कि जनता को बहुत अच्छे से याद है भाई साहब, जनता बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए अभी आप माफ करना चाह रहे हो। उस समय क्यों नहीं माफ करे आपने? 4 महीने के बिल करते उस समय, यदि आप जितने हितैषी थे जनता के, तो उस समय के बिल माफ करते, जो लोगों ने कर्जा ले लेके बिलों को भरा है ना। और आज जिनके बिल माफ़ हुए हैं वो भी रो रहे हैं क्योंकि उनके बिल तो माफ़ हो गए, परंतु जितने बिल की राशि आती थी उतना उनका सरचार्ज के रूप में जुड़ के आ रहा है। वो बिल की राशि तो नहीं है, यूनिट का पठन तो नहीं है, लेकिन सरचार्ज आपका 1000 है। तो जब आपको सरचार्ज 1000 भरना है और बिल आपको 0 आ रहा है, तो फिर 1000 तो आपको चुकाना ही है, वो चाहे बिल के रूप में चुकाओ चाहे सरचार्ज के रूप में चुकाओ, वो तो जनता को भरना ही भरना है। तो जनता बहुत अच्छे से जानती है, कान यहाँ से पकड़ो यदि ये काम यहाँ से पकड़ो, अच्छे से जानते हैं। पट्टे दिए अभी खूब, जन शिविर लगा के खूब लोगों को कच्ची बस्तियों में इनमें पट्टे देने का काम किया कांग्रेस ने। मुझे बताइए कि कौन सी कांग्रेस है जिसने बिना करप्शन के पट्टा किसी एक को मिल गया हो? यहाँ के अधिकारी, यहाँ की मशीनरी ने जो करप्शन किया, जो लूट मचाई, कि पिक एंड चूज करके जो आ गया, जिसको सुविधा शुल्क मिल गया उसको तो पट्टा मिल गया, जिसको सुविधा शुल्क नहीं मिला उसको पट्टा नहीं मिला। तो जिसने पट्टा लिया है उसको मालूम है कि मेरे को ये पट्टा कैसे मिला है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से मालूम है। तो वो ही है ना लाभार्थी, तो वो लाभार्थी को मालूम है कि मुझे पट्टा कैसे मिला, तो वो कैसे कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देगा। और दूसरी बात जो आपने कही है कि पट्टा देने का काम किया, मोबाइल देने का काम किया, तो मैं बताती हूँ मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी था लोगों के बिलों को माफ़ करना, ईमानदारी से लोगों के बिलों को माफ़ करना। पर आपने ईमानदारी से लोगों के बिल माफ़ नहीं किए। सड़कों की स्थिति, जितनी बारिश हुई है इस बार, यदि उस बारिश में आप ठेकेदारों को, जो आप पिछले 4 सालों से PWD के माध्यम से सड़कें बनवा रहे हो, यदि उन ठेकेदारों को आप भुगतान कर दिए होते तो करोड़ों रुपए, करोड़ों, हमारी सरकार ने नहीं मिलाते, रिलायंस ने बांटे थे, वो हमारी सरकार के कोष से नहीं बटे। हाँ, इजाजत सरकार से ली थी, लेकिन सरकार का एक फूटी कौड़ी नहीं लगा था, सरकार का बजट नहीं लगा था, उसमें रिलायंस कंपनी ने बांटे थे वो मोबाइल। लेकिन आज लोग बहुत अच्छे से इसको पहचान रहे हैं कि सरकार हमको मोबाइल क्यों दे रही है। सर, लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, लोगों को चाहिए विकास। आपने जनता क्लिनिक के नाम से क्लिनिक खोले, लेकिन एक डॉक्टर वहाँ नहीं बैठा है ना। आपने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बना दिए, लेकिन एक स्कूल टीचर वहाँ पे नहीं है। 4 सालों में आपने सिर्फ पेपर लीक करने का काम किया है। आपने कांग्रेस को प्रोत्साहन दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया। स्वयं गोविंद सिंह जी डोटासरा पर बहुत सारे आरोप लगे। पेपर लीक तो राजस्थान में थोड़ी हुआ, और भी जगह हुआ ना, और कई स्टेटों में हुआ। नहीं तो आपके स्टेट नहीं, आपके स्टेट में चोरी हुई है, तो आप ये कह दो कि चोरी उसके घर में हुई है इसलिए मेरे नहीं। वो तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हो ना भैया। हाँ, तो आप ऐसा मत बोलिए कि कांग्रेस ऐसा कह रही है। नहीं, मुझे ये बताइए, आम जनता तो इससे संतुष्ट नहीं है। आम जन को तो नौकरी नहीं मिली है ना, आम युवा को तो नौकरी नहीं मिलेगी। वो इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं, पेपर हमारे यहाँ लीक इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी जगह भी लीक हुआ। उस व्यक्ति को आपने क्या लाभ देने की कोशिश करी? आप जवाब तो कुछ भी दे दीजिए, तर्क कर भी लीजिए, कुतर्क कर लीजिए। आज सुरेश ढाका के कि वो प्रेमिका है कौन है, उस पर ईडी का छापा डाला है ना। वो कटारा, बाबूलाल कटारा को, खुद को आरपीएससी मेंबर को हटाना पड़ा रिश्वत के मामले में। तो ये कांग्रेस के ही कारनामे है ना। खुद गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उस प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे कि उसने अपने रिश्तेदारों को आरएस की परीक्षा में पास कराया है। किस तरह से आरपीएससी मेंबर बनाने पर बवाल हुआ, और आज खुद अशोक गहलोत जी ने कहा है कि मेरे से गलती हो गई। हाँ, मेंबर हो गई, ये खुद कहा है ना उन्होंने, किसी दूसरे तरह है ना। नहीं, मैंने तो कह रही हूँ, खुद ही कहा है ना। तो जब ऐसे लोग आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जनता बहुत अच्छे से समझती है। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी कुतर्क दीजिए, लेकिन जिसको बिजली का बिल का करंट लग रहा है वो तो आपको याद करे बगैर नहीं मानने वाला है। जिसको महंगाई का करंट लगा है वो तो आपको नहीं मानने वाला। पूरे हिंदुस्तान में महंगाई दर 5 से ऊपर नहीं है, जबकि राजस्थान में महंगाई दर
7% है, तो ये राजस्थान में ही 1.25% ज़्यादा क्यों है? और राजस्थान में आप पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं घटा देते भाई? यदि आपको महंगाई कम करनी है तो पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दीजिए ना। किसने मना किया आपको पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने से? परंतु आप पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाना चाहते। आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आप सिर्फ कुछ समुदाय विशेष के लोगों को, कुछ वोटर्स को जो आपके पॉकेट के वोट है, सिर्फ आप उनको खुश करना चाहते हैं, सिर्फ आप उन तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब जनता बहुत अच्छे से समझ गई है और जनता आपके झांसे में आने वाली कतई नहीं है। विरोध तो आपका भी है, वहाँ पे 5-7 दावेदार सामने भी आए हैं, वीडियो भी वायरल कर रहे हैं, परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। मुझे बताइए, राजनीति में कोई वोट चुनाव ना लड़े इसके लिए आता है क्या? राजनीति में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, और ये सबका अधिकार है। तो चुनाव से पहले, टिकट से पहले वोट मांगना, टिकट मांगना सबका अधिकार है। वीडियो वायरल कर करके कि भाई तो भाई खुलेआम ही तो मांगेंगे, कोई गुपचुप कोई टिकट थोड़ी मांगा जाता है। नहीं, वीडियो वायरल करके विरोध जता रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको? विरोध जता रहे हैं ना, तो वो विरोध किस बात का जता रहे हैं? इसी बात का जता रहे हैं कि टिकट हमें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में देखिए इतनी तो स्वतंत्रता है कि आदमी अपनी बात कह सकता है, और आदमी ने अपनी बात कही है और कह करके उसने कहा है कि भाई हमें भी टिकट चाहिए, हम भी दावेदार हैं। तो जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पर तो सब टिकट के दावेदार होते हैं, और टिकट मांगना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। विरोध भी मुखर हो रहे हैं। टिकट पहली सूची जारी हुई है भाजपा की, आंसू छलक रहे हैं। मैंने कहा आपको कि देखिए, टिकट देना केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है ना। टिकट एक व्यक्ति को ही मिल सकता है, सबको एक टिकट नहीं मिल सकता है। तो कोई ना कोई तो नाराज हो गई, और परिवार है, परिवार में से यदि 5 सदस्य है और 5 में से एक व्यक्ति को मिला है तो वो तो नाराज, बाकी 4 सदस्य तो नाराज होंगे। नाराजगी होती है, पर समय रहते वो नाराजगी भी दूर हो जाती है, और जब समय रहते नाराजगी दूर होती है तो निश्चित रूप से मन थोड़ा सा विचलित होता है, लेकिन समझाइश के साथ में, बड़े नेतृत्व के साथ में बैठने से वो मन भी, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, और हमारे परिवार के सदस्यों को बात करना हमारे बड़ों का काम है, और वो हमारे जितने बड़े रहे वो बात कर रहे हैं। कमेटी भी बनाई है इसको लेकर। हाँ, जो भी किया है वो पार्टी स्तर पर निर्णय किया है। सीएम का चेहरा किसको देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से, केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा है कि हमारा कमल का फूल हमारा निशान है। कमल का फूल यही चुनाव का चेहरा है, यही सीएम है, यही विधायक है, यही सांसद है। सिर्फ कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा, और उसके बाद में जो है निर्णय होगा कि सीएम किसको बनाया जाए। सरेरा के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे विशेष? सरेरा के दर्शकों को तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, आने वाला चुनाव है, और आप अपना मत और समर्थन बहुत सोच समझ करके दीजिएगा। इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली शख्सियत से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।